पूर्णिमा के पावन पर्व पर संतनगर से अनेक श्रद्धालु लाल घाटी गुफा मंदिर श्री श्री 108 महंत चंद्रमा दास त्यागी जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के लिए पहुंचे। गुफा मंदिर पर आषाढ़ और गुरु पर्व मनाया गया और कई श्रद्धालुओं ने चंद्रमा दास त्यागी जी से गुरु दीक्षा ली। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे पूरे देश पूरी दुनिया में सभी श्रद्धालु, सभी गुरु भक्त, सभी शिष्य अपने अपने गुरु को आज पूजा करते हैं। गुरु की महिमा सब जगह, सभी शास्त्रों, सभी ग्रंथों में सर्वोत्कृष्ट है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा विष्णु ईश्वर साक्षात ब्रह्मा को ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शिव के समान माना। गुरु के बिना जो जितने भी देवी देवता है उनको भी बनाने ही पड़ते हैं, बिना गुरु का उसका भी कल्याण नहीं होता है। आज के दिन से गुरु की पूजा करके और जो बिना दीक्षा के रहते हैं उनको आज के दिन दीक्षा ले लेना चाहिए। सावन के मेले चालू है तो आज के दिन से ही शिव जी की उपासना 1 महीने तक लोग करते हैं और सब यह शिव जी से कामना करते हैं कि इस साल का मौसम और मानसून अच्छा रहे, इससे पूरा देश फलीभूत रहे। मौसम अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी तो पूरा देश, पूरा संसार खुशहाल रहे। तो सबसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि पूरे 1 महीने शिव जी की आराधना उपासना करके और शिव जी को दर्शन करके उनसे बारिश की प्रार्थना करें। जय जय। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर्व पर संतनगर के ईश्वर देवी धर्मशाला में सिंधी समाज को आगे बढ़ाने एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य तौर पर सिद्धांतों और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को समाज और शिक्षा से जोड़े रखना था। ये समाज की युवा पीढ़ी को लगातार जो सरकारी क्षेत्रों में पीछे हैं सिंधी समाज, उसमें युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये सेमिनार किया गया। सुधार और काफ़ी उत्साह है और वो लगातार वो उस पर प्रयास कर रहे हैं और ये युवा पीढ़ी आगे चल के देश का भविष्य निर्माण नहीं, बच्चों को पर वजन नहीं डाला रहा है। शिक्षा पढ़ाई को लेकर, हाँ, शिक्षा एक आवश्यकता है, एक नींव का पत्थर है जिसमें उसका पूरा जीवन निर्माण उस शिक्षा के माध्यम से होगा, इसलिए उस पर ध्यान दिया गया, विशेष रूप से ध्यान दिया गया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नमित सेठी को दादा नरेंद्र सेठी व पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। खरगोन में नेशनल लोक अदालत में एक दंपत्ति को कोर्ट 15 साल बाद दोबारा एक कर जज साहब गंगाचरण की उपस्थिति में पत्नी चंद्रकला और पति रामेश्वर यादव ने एक दूसरे को माला पहनाई और मिठाई खिलाकर साथ रहने का वादा किया। पूरे मामले में खरगोन के नज़दीकी पेनपुर में रामेश्वर यादव और कोंकड़ाडोल की चंद्रकला की शादी 1993 में हुई थी। दोनों से एक पुत्री भी है। वर्ष 2000 में परिवार विवाद के चलते दोनों अलग हो गए थे। रामेश्वर पैतृक गांव पेनपुर में इंदौर चला गया और चंद्रकला अपने मायके कुकडोला चली गई। पत्नी ने भरण पोषण का केस खरगोन न्यायालय में लगाया था और तो पति रामेश्वर ने इंदौर में पत्नी मिलने का केस लगाया था। दोनों केस अभी लास्ट स्टेज पर थे। इसी बीच सीजीएम जज गंगा दुबे और दोनों पक्षकारों के वकीलों के मीडिएशन से नेशनल लोक अदालत में पति और पत्नी दोनों एक हो गए। फैसले को लेकर पत्नी ने खुशी जाहिर की, वहीं पति ने भी साथ रहने का वादा किया। पक्षकारों के वकील युवराज गुजराती ने नेशनल लोक अदालत की सफलता बताया, साथ ही माननीय जज गंगाचरण दुबे की पहल को भी महत्वपूर्ण बताया। ये दोनों पति की मैरिज जो है 93 के दरमियान हुई थी। उसके बाद एक बच्ची हुई जिसका नाम था उसके 2 साल बाद एक लड़की हुई और लड़की होने के बाद में लड़की की डेथ हो गई। तो चंद्रकला जो मानसिक रूप से परेशान हुई और इस बीच जो है उसकी बीमारी जो अग्रसर हुई, बीमारी होने के बाद में उसका इलाज उपचार नहीं हुआ। उसके पश्चात वो कुछ में आगे रहने लगी और उसके बाद दोनों के मध्य जो है लिटिगेशन
शुरू हो गया। पारिवारिक लोगों ने कुछ समझाया कि रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन किसी प्रकार का कुछ सुलझ नहीं हुआ है। और उसके बाद दोनों ने न्यायालय में दावा पेश किया है। चंद्रकला ने 125 भरण पोषण का दावा खंडन न्यायालय में पेश किया था और रामेश्वर ने साथ में रखने का दावा लगाया था। इस दरमियान जो है दोनों के मध्य जो है चर्चा हुई और 20 वर्ष की अवधि हो चुकी है। यहाँ तक कि लड़की को आर्थिक पुष्टि यहाँ भी 2 संतान हो चुकी थी। इसमें दोनों ने ये निश्चय किया, परिवार वालों ने निश्चय किया कि अब जो है उनका साथ में रहना जरूरी है। हमारे दोषी को जो है उसको संदेश दी गई कि अब जो भी लिटिगेशन होता है वो समाप्त करो और इतना वर्ष हो चुके हैं। न्यायालय में जो है लिटिगेशन क्या परेशान हो रहे, पैसा खर्च हुआ है, अब आपको साथ में रहना जरूरी है। तो दोनों पक्ष लोग तैयार हुए और आज जो है रामेश्वर जो अपनी पत्नी को जो है अपने साथ जोड़ा। इस कोर्ट में क्या कौन जज कौन प्रकरण जो है चौधरी साहब क्या रहा मीडिएशन में? मीडिएशन सफल रहा, दोनों को गाइडलाइन दी और दोनों सफल साथ में अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करेंगे। कितने साल बाद एक हो जाएंगे? कितने साल बाद? 19 साल बाद 1 साल क्या नाम लिखता है? युवराज गुप्ता। बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य साईं पालकी निकाली गई। पालकी का शुभारंभ खांडेराव महाराज के मंदिर से हुआ, जिसमें आसपास के क्षेत्र 15 बैंड व चलित झांकियों के साथ 1100 कलश यात्रा, माताजी की चुनरी व आदिवासी संगीतकार आनंदीलाल भवेर के गीतों पर झूमते हुए साईं मंदिर पहुंचे। वहीं इस दौरान ग्रामवासियों के द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाए गए एवं इस राजपुर विधानसभा विधायक बाला बच्चन ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट बड़वानी। नमित सेठी को दादा नरेंद्र सेठी व पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी कादिर को यूपी एटीएस ने घर से गिरफ्तार कर लिया है। 12 मार्च 1993 में हुए वारदात इतनी दिल दहला देने वाली थी कि उसको आज भी भुला पाना बहुत मुश्किल है। यह घटना भारतीय इतिहास में सबसे विनाशकारी बम विस्फोट घटना थी। इस बम विस्फोट में 257 लोगों की मौत हुई थी और 717 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी एटीएस आईजी आसिम अरुण के मुताबिक 1993 में मुंबई ब्लास्ट के लिए टाइगर मेमन द्वारा सप्लाई किए गए हथियार और विस्फोटक सामग्री जामनगर गुजरात से उतारी गई थी। उसमें कादिर का भी बहुत बड़ा रोल था। फिलहाल यूपी एसटीएफ और गुजरात पुलिस कादिर से पूछताछ कर रही है। वहीं इसके बाद बिजनौर में न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद कादिर को गुजरात ले जाया जाएगा। कादिर को उसके आवास यानी बिजनौर के थाना नजीराबाद के ग्राम कलहेड़ी से गिरफ्तार किया गया है। ये थाना नजीबाबाद पे कल 2 दिन पहले हमारे एटीएस की स्पीड जो टीम थी, गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस, उनकी टीम के द्वारा संपर्क किया गया। तो ये बताया गया कि उनका एक 22 साल से वांछित एक अपराधी है जो 1993 का मामला मुकदमा थाना जामनगर सेकेंड गुजरात में लिखा गया था। उसका एक वांछित इनका अभी तक फरार है। पहले भी 2-3 बार इनकी टीम आ चुकी थी, इनको सफलता नहीं मिली, इसलिए इस बार इस काम को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। थाना नजीबाबाद में एसएचओ साहब को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको कुछ डायरेक्शंस दिए गए और आज ये व्यक्ति कदीर अहमद पुत्र अमीर अहमद थाना निवासी कलहेड़ी, गांव कलहेड़ी, थाना नजीबाबाद से गिरफ्तार हुआ है। इनके खिलाफ 93 में थाना जामनगर में मुकदमा लिखा गया था और ये 93 मुंबई ब्लास्ट से संबंधित है, जिसमें दाऊद ने अपने व्यक्ति टाइगर मेमन के माध्यम से कुछ हथियार यहाँ भेजे थे इंडिया में और उन असाइनमेंट में से कुछ हथियार यहाँ पे भी पकड़े गए थे। इन्हीं में से ये कदीर जो यहाँ पे वांछित थे, इनके ऊपर थाना जामनगर के कोर्ट के द्वारा सेकेंड डिवीज़न के द्वारा एक अरेस्ट वारंट इनके नाम पर इशू किया गया था 1995 में और 22 साल बाद इस अरेस्ट वारंट को तामील किया जा सका, इसकी पूर्ति की जा सकी। इसमें इनके खिलाफ धारा 120B, 121 और 121C के तहत और विस्फोटक अधिनियम है और तीसरा टाटा अधिनियम जो इनके खिलाफ लिखा हुआ है 3/4/5/6 टाटा अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन्हें एसएचओ नजीबाबाद की टीम के सफल मार्गदर्शन में इसको गिरफ्तार किया जा सका और इसके लिए उनकी टीम को 5,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की जाती है।
घटना हुई थी 93 में उस समय क्या इसके पास से कोई यहाँ से बरामदगी हुई थी, कुछ क्या क्या हथियार बरामद हुए थे, कुछ जानकारी? इनके पास से उस समय जो अपुष्ट अभी खबरें आई हैं उनके अनुसार करीब 3 AK-47 और बाद में 2 AK-47 और गिरफ्तार हुई। इनको कंफर्म करना अभी बाकी है। बाकी डिटेल्स मैं आपको अगली प्रेस ब्रीफिंग में दे दूंगा। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। नेपाल देश से पानी के छोड़ने से मऊ जिले में देहरी घाट इलाके में घाघरा नदी का धीरे धीरे बढ़ते जलस्तर से लोगों में बेचैनी होने लगी है। सिंचाई विभाग के जल स्तर नापने वाले स्थान पर वर्तमान समय में खतरा बिंदु 69.90 मीटर है, जबकि जल स्तर 66.90 है। घाघरा के तटवर्ती इलाके चिवटी, डाड़, सरहार, रामनगर, धोली, रामपुर, दोहरी घाट, सराय पात, नई बीबीपुर, तहरीपुर, पाऊ आदि गांवों को खतरा उत्पन्न होने लगा है। मऊ से सर्च स्टोरी के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मऊ जनपद में दोहरी घाट में घाघरा नदी पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट करते हुए जिलाधिकारी ने खुद मौके पर जायजा कर घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सिंचाई विभाग के अन्य अधिकारियों से परामर्श करते हुए पिछली सरकार के कार्यकाल में बाढ़ के कटाव रोकने की कवायद में क्या क्या काम हुए थे, इसकी हकीकत जानने की कोशिश। अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष बाढ़ आने के बाद भी पैसा आता है, जिससे धरातल पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं देता है और हम लोग मिट्टी और बालू के बोरे भरकर कटान रोकने का प्रयास करते हैं। और ऐसे हालात में जबकि दोहरी घाट स्थित मुक्तिधाम का शमशान घाट का आधा हिस्सा नदी की चपेट में आ चुका है और अब शेष आधा हिस्सा और भारत माता मंदिर भी अगले 1-2 दिन में नदी के कटान में जद में आकर धारा में विलीन हो जाएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना था कि पैसा तो आता है, काम भी होता है, लेकिन वहां नहीं दिखता, क्योंकि हर वर्ष बाढ़ के समय में ही आनन फानन में शासन कटान रोकने के लिए पैसा मुक्त करता है और ऐसे में पैसे का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वास्तव में काम का समय तो शुरुआत के महीनों में ही होना चाहिए था, या यूं कहें कि बरसात के महीने को छोड़कर होना चाहिए, लेकिन उस समय शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते। वहीं घाघरा के बढ़ते रफ्तार में तटवर्ती और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के होश उड़े हुए हैं और बाढ़ खंड आजमगढ़ के द्वार बांधों की ऊंचाई और बड़े बड़े गड्ढों को फाड़ने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि विशेष दोहरी घाट का मुक्तिधाम इस जनपद में कटान प्रभावित क्षेत्र है और जिले के कई जगहों में जल सप्लाई की स्थिति में ही रहती है। हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और बाढ़ के बढ़ते जलस्तर पर निगाह बनाए हुए हैं। जी, आज हम लोग भ्रमण करके देखे कि यहाँ पे जो जनपद में मूलतः कटान का एक ही क्षेत्र है, बाकी जो मधुबन में कुछ जल प्लावन के क्षेत्र हैं वो भी गैर आबाद वाले हैं। आज कटान में जो यहाँ पे अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं मुक्तिधाम में, यहाँ पे कटान की एक समस्या थी, उसको हम लोग मेन फोकस कर रहे थे कि गत वर्ष जो काम हुए थे, रिवर बेड को थोड़ा शैलो किया गया था करंट को डाइवर्जन के लिए, तो उसका क्या रिजल्ट निकला वो हम लोग यहाँ पे मौके पे देखने आए थे कि क्या रिवर माइग्रेट कर रही है कि नहीं। तो अभी जैसा आप देखें कि रिवर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उससे लगभग 30-35 फीट पे बह रही है उसकी मेन धारा, और इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अगर नदी की अगर जो गति है नहीं मेन लैंड को टच कर रही है तो हमारा वो एरिया सेफ है। उस बजट से काम हुआ है, उसी का रिजल्ट हम लोग देखने आए थे कि इन्होंने जो मुक्तिधाम है उसके नीचे जो एरिया जहाँ पे पिछले बार बहुत मैसिव कटान हुई थी, वहाँ पे रिवर को शैलो किया और उसके बाद वहाँ से शैलो करने से करंट डाइवर्ट हुई और सामने की तरफ 30 फीट और मूव कर गई है, तो जिससे कि अभी जो हम लोग करंटली देख रहे हैं कि वो जगह सेफ है हमारी। मऊ डिस्ट्रिक्ट के मऊ जिले में जो फ्लड का एरिया है घाघरा से रिलेटेड, क्योंकि और जो नदियां हैं तमसा ये सब में वैसी बाढ़ नहीं आती है, सिर्फ एक कटान का क्षेत्र है जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और बाकी क्षेत्र जो है जल प्लावन के क्षेत्र हैं जिसमें वाटर लॉगिंग होती है, वो मधुबन में पड़ता है ज़्यादातर क्षेत्र। उसमें भी जो गांव है अधिकांश गैर आबाद गांव हैं। एक जो बीच का टापू का क्षेत्र है, जैसे एक गांव जैसा आप जानते होंगे चक्की मूसरडोई, वो एकमात्र जगह है जहाँ पे लोग उसमें रहते हैं, वहाँ से माइग्रेट नहीं करना पसंद करते हैं।
बाकी और कोई गांव इस तरह से और इतिहास भी नहीं जनपद का रहा है कि कभी कोई कैजुअलिटी हुई हो या कोई दिक्कत हुई हो। जबकि जो उधर बने थे, जो स्मोपिंग हुई थी, जो पिचिंग हुई थी, उसके बाद जो है इधर नहीं बनाए वो, जिससे जो है ये शमशान घाट कट गया और इधर जो है शमशान घाट की सीढ़ियाँ जो कट गई। इधर जो है नदी का दबाव जो है कुछ दूर आगे यहाँ से 100 मीटर पे खाकीवा की कुटी है, वहाँ भी नदी का ज़बरदस्त दबाव है। वहाँ भी जो है उस नीचे की पूरी मिट्टियाँ जो है कट गई हैं। जबकि सिंचाई विभाग का एक प्रोजेक्ट आया है, अगर वो समय से आज आ गया होता तो हो सकता है कि यहाँ कटान तो हर साल हो रही है, कुछ जो है फायदा हुआ है। उधर जो रामपुर धनौनी का जो साइड है वहाँ जो बन गए हैं वहाँ से कुछ फायदा हुआ है, लेकिन नदी का दबाव इधर चूकी हो गया है। अब सारा जो है कटान दोहरी घाट पर जो है ये कस्बे का इस बार बाढ़ आएगी तो क्या ये जितने ये भारत माँ के मंदिर हैं और संभावना कटान का क्षेत्र तो यही है, और तो सब जो है जैसे बाढ़ का पानी बहता है तो जैसे गांव डूबते हैं, और कहीं कटान का क्षेत्र है नहीं। बीबीपुर है, हाँ, फसलें हजारों एकड़ फसलें बर्बाद होती है। क्या मुआवजा मिल पाता है या नहीं? डीएम साहब तो ठोस उपाय हमारे देखने में 30 वर्ष में नहीं दिखाई दिया। 30 वर्ष में जो है कटता ही गया यह क्षेत्र, और कम से कम 3000 एकड़ के करीब भूमि जो है कट के नदी के धारा में विलीन हो चुकी है। किसान भी इससे प्रभावित है। किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, और 3000 एकड़ जो इधर आप देख रहे हैं सारी जो भूमि जो है ये किसानों की लगाती खेती थी, वो सब जो है नदी की धारा में विलीन हो गई है। इसका मेन बस एक ही उपाय है कि जब तक चैनंग से जो उस साइड की जो रेता है किनारा जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक कटान की समस्या का कोई समाधान नहीं है, चाहे कितना हो यहाँ पैसा कोई। किसानों का नुकसान तो बहुत हुआ है, जैसा कि ये उपाध्याय बताए हैं, कई हजार एकड़ कट गया। लेकिन वर्तमान में जो पिछले साल पिचिंग कराई गई है उससे रुका हुआ है कि नदी कुछ पश्चिम तरफ खिसकी है और उधर का रेता काट रही है। अगर यह स्थिति इसी तरह बरकरार रही तो नदी की धारा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जो शेष बचा हुआ भाग है, ये मुक्तिधाम से लेकर के और खाकी बाबा के दुर्गा मंदिर तक समझ लीजिए, इसकी अगर ठोस व्यवस्था नहीं हुई तो यह सब कट जाएगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर से नीचे जा रहा है। तो जिला प्रशासन की तरफ एक योजना बनाते हैं सिंचाई विभाग के लोग, तो उस पर समय से पैसा नहीं मिलता है, और जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो ये पैसा लोग रिलीज करते हैं, और वो कहाँ जा रहा है कुछ अंदाजा नहीं लगता है। यही सूखे में काम होता तो कुछ दिखाई देता कि कुछ किनारे जो है टिका हुआ। समय से पैसा न मिलना हमको लगता है कि ये मुख्य कारण है कि अस्थायी व्यवस्था। मऊ से सर्च स्टोरी के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। नमित सेठी को दादा नरेंद्र सेठी व पूरे परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। गाजीपुर पुलिस ने एक अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। अवैध शराब की फैक्ट्री गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुरा गांव में चल रही थी। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके पर से शराब बनाने के उपकरण और अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर मौजूद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब बनाने के लिए फैक्ट्री आरओ प्लांट की आड़ में चल रही थी। पुलिस ने मौके पर से 600 पेटी अवैध शराब की बोतल और 3 ड्रम ओपी बरामद की है। पुलिस टीम को बड़ी संख्या में खाली शराब की बोतलें भी मिली हैं। पुलिस गिरफ्तार बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगाल रही है। पकड़े गए दोनों बदमाश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ पे ये थाना खानपुर का मामला है। यहाँ पे एक आरओ प्लांट लगा हुआ था जो 3 महीने से चल रहा था। बेसिकली इस आरओ प्लांट को लगाने का उद्देश्य ये था, इसके पीछे जो अवैध शराबों की निर्माण किया जा रहा था और तस्करी की जा रही थी। तो पुलिस को इसके बारे में, खानपुर पुलिस को जो हेमेंद्र जी यहाँ पे एसओ साहब, उनको सूचना मिली, अपनी टीम समेत यहाँ पे धावा बोल दिए। 2 व्यक्ति हमने हिरासत में ले लिए हैं। ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आरओ प्लांट जो चल रहा है उसकी जितनी भी बिजली की खपत है वो भी कटिया लगा के खींचा जा रहा है। और अंदर में जैसे आप लोग देख चुके हैं हज़ारों बोतलें रखी हुई हैं, कुछ बोतल पैक होकर सील हो चुके हैं, उसमें मार्का लगा दिया गया है। और ये सब अवैध शराब है जिसका कोई एक्साइज वाला वो नहीं है, लीगलिटी नहीं है। और ये सब जो गलत शराब है इनको बेची जा रही है। तो इसमें पुलिस को बहुत बढ़िया सफलता मिली है। इसमें एसपी सिटी साहब, हमारे सीओ सैदपुर साहब, इनकी अच्छी योगदान रही। इसमें अब आगे मुकदमा देखा, आगे की कार्रवाई की जाएगी, बाकी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है,
रॉ मटेरियल कहाँ से आ रही है, यहाँ पे क्यों कौन बना रहा है और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें बता के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो माल बनने के लिए कुछ 600 पेटी के आसपास यहाँ मिले हुए हैं। रॉ मटेरियल्स रखे हुए 3-4 ड्राम रखे हुए हैं, जो उसमें एक ड्राम में शायद 300-500 लीटर के आसपास या 1000 लीटर के आसपास है, तो 3000 लीटर रॉ मटेरियल है। उससे कम 9000 लीटर की शराबें बन सकती हैं। मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना से 4 गुना से, तो कुछ 12000 बोतलें बनेंगी उससे। तो मेरे हिसाब से कम 8-10 लाख रुपए का सामान यहाँ पे है और भी चेक करवा रहे हैं। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। सराफा व्यापारी विनोद कुमार बरनाल की हत्या कर आभूषण लूट के मामले में जनपद के मोहित वर्मा को क्राइम ब्रांच ने नंदगंज व कराडा पुलिस ने संयुक्त रूप से धर दबोच लिया है। बताते चले कि 30 जून को नंदानगर कस्बा निवासी विनोद कुमार बरनावल अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोककर गोली मार दी थी और आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सोमेश वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सराफा व्यापारी हत्याकांड में शामिल 3 बदमाशों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तारी में सफलता हासिल की है। इसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक खोखा, लूट का आधा कार्ड चांदी के आभूषण, 1500 नकदी बरामद किए गए हैं। लूट के दौरान इसमें मुकदमा लिखा गया था 570/17। इसमें अभियुक्त मोहित वर्मा गिरफ्तार हुए हैं। इनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस भी हमें मिले हैं। इन्होंने पूरी घटना को कबूल भी किया है और इनके पास से बरामदगी भी हुई है। इसके अलावा ये इनका पहला घटना नहीं था। इनके पहले भी ये डबल मर्डर में जा चुके, जिसमें लूट किए थे। इसके अलावा भी लगातार इसी टाइप के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। वर्तमान में कुछ दिन पहले जेल से छूट के आए थे। उसके बाद तुरंत इन्होंने गिरोह बना के एक व्यापारी को टारगेट किया। इसमें इन्होंने पहले रेकी किया 2-3 दिन। उसके बाद समय और अवस्था अनुसार इनको फॉलो किया, ओवरटेक किए, रोका। उसके बाद छिनैती करने के लिए जैसे उनको लगा कि व्यापारी शायद सक्सेसफुली भाग जाएगा और लूट नहीं पाएंगे, तो गोली चला दिया। गोली व्यापारी को लगा, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। हमने एक को पकड़ लिया है। इनके बाकी साथियों की भी तलाश है। जल्दी से इनको गिरफ्तारी करके आगे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, ये किस तरह के अपराधी हैं और इनका पेशा ये करने का क्या? इनका पेशा ये पेशेवर अपराधी है। लगातार ये लोग लूट और इन चीज़ों का अंजाम देते हैं। इनके जो साथी हैं वो भी पेशेवर अपराधी हैं। इनका मेन उद्देश्य यही है, अभी लूट करते करते धीरे धीरे अपने को एक अच्छा क्रिमिनल के हिसाब से इस्टेब्लिश करना, ताकि बाद में रंगदारी टाइप। गाजीपुर से सच स्टोरी के लिए महताब आलम की रिपोर्ट।